डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक का जो फर्स्ट पार्ट है, थ्योरिकल पार्ट, उसकी थर्ड यूनिट का अंतिम लेसन गांधीवाद, जिसमें गांधी जी के बारे में जो प्रारंभिक बातें थी उसके बारे में अपन ने पिछली कक्षा में देख चुके हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि गांधी जी का जो दर्शन है, या अपन कह सकते हैं गांधी जी की जो एक विचारधारा है, जिससे दुनिया को एक प्रकार से एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया था गांधी जी के विचारों ने, और उनका संग्रहण है, या अपन कह सकते हैं उसका जो संश्लेषण है, उसको अपन ने किस नाम से देखा था? गांधीवाद नाम से देखा था। इसके बाद में अपन ने देखा था कि गांधी जी के विचारों पर किन किन का प्रभाव रहा था, यानी कि गांधी जी ने जो ये अपना दर्शन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, ये इन गांधी जी के इस दर्शन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो इन पे कुछ प्रभाव भी दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे अपन ने देखा था सनातन धर्म का प्रभाव है, या जैन का धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, अन्य और विदेशी जो दार्शनिक हुए हैं उनका भी उसके जीवन पर क्या रहा है? प्रभाव रहा है। अब देखते हैं गांधी जी ने ये शुरुआत कहाँ से की थी। गांधी जी ने ये जो शुरुआत की थी, ये की थी दक्षिण अफ्रीका से, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका से। गांधी जी ने अपने जितने भी प्रयोग किए थे शुरुआत के अंदर, वो दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट की थी। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक रंग भेद की नीति चल रही थी, यानी सफ़ेद और जो रेड इंडियंस थे उनके मध्य में एक प्रकार से संघर्ष चल रहा था, या अपन कह सकते हैं श्वेत और जो काले अपन कह सकते हैं उनके मध्य में एक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। सत्ता है वो किसके हाथ में थी? श्वेत लोगों के हाथ में थी, गोरे लोगों के हाथ में थी, और जो रंग विभेद के कारण जो काले लोग थे, या जिसको अपन रेड इंडियंस लोग बोलते हैं, उन पर अत्याचार हो रहे थे। तो उनके खिलाफ गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सबसे पहले अपने ये प्रयोग स्टार्ट किए थे। यानी शुरुआत में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वकील के रूप में गए थे। उसके बाद में वहाँ की स्थिति को देखा, वहाँ की इस जो रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए थे। यानी कि अपन शॉर्ट में कहें तो रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति, जो रंग के आधार पर एक प्रकार से लोगों में जो एक भेदभाव की नीति चल रही थी, उसका गांधी जी ने वहां जाकर विरोध किया और वहां के लोगों को क्या किया? जागरूक किया। और उसी के साथ गांधी जी की वहां से शुरुआत हो जाती है। अनेक आंदोलन करते हैं, और जो रेड इंडियंस लोग थे, या अपन कह सकते हैं जो काले लोग थे, उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए, जैसे असहयोग आंदोलन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा। यानी कि गांधी जी का जो मार्ग रहा वो हमेशा सत्य अहिंसा का ही मार्ग रहा है। तो अब देखते हैं गांधी जी 1915 के अंदर भारत में आ जाते हैं। तो भारत में भी उस समय स्थिति ऐसी थी, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था, या अपन कह सकते हैं ब्रिटिश का औपनिवेशिक था भारत, ब्रिटिश का उपनिवेश था, या अपन कह सकते हैं कि अपन ब्रिटेन के अधीन थे। तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ लोग हैं वो भारतीयों का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल होकर आए थे। अपने आंदोलन के माध्यम से जो रंग भेद की नीति है उसको समाप्त करने में गांधी जी का अहम योगदान रहा था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो उससे ही प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने भारत में भी ये फैसला लिया था। लेकिन गांधी जी ने शुरुआत में आते ही इस दंगल में नहीं कूदे थे। उन्होंने 2 वर्ष का समय लिया था अपने गुरु के आग्रह के अनुसार, और यहाँ की पूरी नीति को समझा था, क्योंकि गांधी जी तो आते ही यहाँ स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन इसके गुरु ने इसको मना कर दिया कि आप पहले यहाँ की स्थिति को जानिए, पहचानिए, उसके बाद में अगर आप आंदोलन करोगे तो क्या होंगे? सफल होंगे। और उसी के तहत गांधी जी ने 2 वर्ष का इंतजार करने के बाद, यानी 16-17 में इंतजार करने के बाद 17-18 में, यानी 1917 और 1918 के अंदर आंदोलन स्टार्ट करते थे। जैसे अपने गुजरात के अंदर खेड़ा में देखते हैं, या बारदोली में देखते हैं। इस प्रकार के अनेक आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो एक प्रकार से जो
दुष्नीति थी अंग्रेज़ों की उनके खिलाफ है, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो अंग्रेज़ों की गलत नीतियाँ थी उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये गांधी जी की शुरुआत यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से होती है। 15 में हिंदुस्तान में आते हैं और 17-18 में हिंदुस्तान की राजनीति में वो कूद पड़ते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं गांधी जी के इसी के संबंध में, तो गांधी जी ने जो राजनीति है उसका क्या करना चाह रहा था, आध्यात्मिकरण करना चाह रहा था। यानी गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण, यानी कि गांधी जी है वो राजनीति को किसके साथ जोड़ना चाह रहे थे, धर्म के साथ, या अपन कह सकते हैं नैतिकता के साथ। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति होता है वो धर्म को एक प्रकार से नैतिक माना गया है, यानी अच्छे सदाचारी अपन कह सकते हैं, सत्य के मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर। तो राजनीति का भी यही उद्देश्य है कि सब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, राजनीति के अंदर भी क्या होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में गांधी जी है वो एक प्रकार से जो ये अपना राजनीतिक जो स्वरूप था उसको किसके अंदर परिवर्तित करने पर बल दे रहा था, आध्यात्मिकरण के अंदर। और इसी के अंदर अगर अपन देखते हैं तो गांधी जी का उद्देश्य था कि धर्म की तरह ही जो राजनीति में जो विभिन्न लोगों के आपसी जो संबंध है वो एक प्रकार से बेहतरीन हो, या अपन कह सकते हैं नैतिक बने। तो ये गांधी जी के जो आध्यात्मिकरण की जो नीति थी, राजनीति को एक प्रकार से आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना चाह रहे थे, उसको भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इस मार्ग पर पहुंचने के लिए गांधी जी ने 2 शब्द प्रयोग में लिए थे, एक तो साधन और एक है साध्य। तो ये साध्य और साधन, पहले तो ये अपने को देखना है कि साधन क्या है और साध्य क्या है। यानी कि एक तो साधन व साध्य, गांधी जी के अनुसार ये दोनों ही क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। यानी कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर गांधी जी क्या देते थे, बल देते थे। या अपन इसको समझें कि व्यक्ति को एक प्रकार से सत्य, अहिंसा, सदाचारी, नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही किसी लक्ष्य को क्या करना चाहिए, हासिल करना चाहिए। गलत नीति के तहत किसी लक्ष्य को अपन प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे गांधी जी ने अपने को बताने की कोशिश की थी, जो साध्य और साधन का जो आपसी संबंध है उसको गांधी जी ने एक बीज और पौधे के रूप में जोड़कर अपने को बताया था कि बीज बताया था गांधी जी ने साधन को, और जो पौधा बताया था वो बताया था गांधी जी ने साध्य को। यानी कि जिस प्रकार का बीज होगा, जितना अच्छा बीज होगा, पौधा उतना ही क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। जैसे अपन कोई अच्छा पौधा बोते हैं, एक तो अपन कोई बीज लेकर आते हैं, अच्छी क्वालिटी का लेकर आते हैं, उसको अपन बोते हैं और उसके बाद में पौधा आता है, और एक ऐसे ही अपन बीज बो देते हैं, उसका पौधा आता है, तो उसकी क्वालिटी में क्या आता है, अंतर। तो गांधी जी यही कहते थे कि अगर साधन अच्छे होंगे तो निश्चित रूप में अपना साध्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। अर्थात साध्य है वो अपना लक्ष्य है, यानी कि लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए, और लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वो भी गांधी जी के विचारों में क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए या पवित्र होना चाहिए। तो गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर चलकर, या अपन कह सकते हैं सत्य, अहिंसा आदि के मार्ग पर चलकर, आपसी प्रेम भावना के साथ, आपसी सहयोग के साथ चलकर ही अपने को लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। यानी कि साधन और साध्य दोनों अपरिवर्तनीय बताए थे कि इसमें दोनों में कोई दूषितता नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि लक्ष्य अपना अच्छा है, या अपन कह सकते हैं साध्य अपना जो टारगेट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के जो अपने मार्ग हैं वो अच्छे होने चाहिए। जैसे उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं, अपना मूल मकसद क्या था, ये विभिन्न प्रकार के आंदोलन करने के। गांधी जी का भी यही था कि अपने को क्या मिले, स्वराज्य मिले, या अपन कह सकते हैं अपने को क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। ये अपना जो साध्य था बहुत ही क्या था, पवित्र था, अच्छा था। अपन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन ये स्वतंत्रता अपने को किस प्रकार से मिलनी चाहिए,
अपने को आंदोलन करने पड़ेंगे। आंदोलन करने पड़ेंगे तो गांधी जी का मानना था कि अहिंसक रूप में, या अपन कह सकते हैं सत्याग्रह के हिसाब से, असहयोग आंदोलन के हिसाब से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों के माध्यम से ही अपने को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर अपन कोई हिंसक प्रवृत्ति धारण करते हैं, कोई दुष्विचार अपने अंदर आते हैं, तो उस प्रकार से अगर अपन ये स्वराज्य प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, साध्य अपना अच्छा नहीं हो सकता, यानी कि अपन कभी प्राप्त भी नहीं कर सकते। ये गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी ने कहा है कि साध्य और साधन दोनों क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, और इन दोनों की पवित्रता पर ही गांधी जी क्या देते थे, बल देते थे। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं मनुष्य की प्रकृति के संबंध में, तो मनुष्य की प्रकृति के संबंध में जो विभिन्न विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर अनेक प्रकार से मनुष्य का स्वभाव बताया। जैसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था मैकियावेली के बारे में, थॉमस हॉब्स के बारे में, तो उन्होंने मनुष्य का जो प्रारंभिक विचार जो बताया था, तो मनुष्य के बारे में उन्होंने कहा था कि मनुष्य झगड़ालू है, तुच्छ प्रवृत्ति का है, अनैतिक है। इस प्रकार के विचार थॉमस हॉब्स और मैकियावेली ने रखे थे। लेकिन इसके अपोजिट अगर अपन बात करते हैं रूसो की, तो मनुष्य को एक नैतिक प्राणी मानता था। एक अपन कह सकते हैं कि मनुष्य के नैतिकता पर वो रूसो बल दे रहा था, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक अच्छा नैतिक प्राणी कौन मानता था, रूसो मानता था। लेकिन यहाँ पर अगर अपन गांधी जी के बारे में देखते हैं, तो गांधी जी का जो मनुष्य के बारे में जो बताया था एक प्रकार से नैतिक प्राणी के रूप में, तो उन्होंने ये कुछ एक शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा को अगर अपन देखते हैं तो अहिंसा का अर्थ होता है गांधी जी के शब्दों में कि मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा नहीं करना। यानी कि एक प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग थी गांधी जी की, कि व्यक्ति को कभी हिंसक नहीं होना चाहिए। हिंसक मनुष्य हो जाएगा अगर, जिसको अपन निर्व्यसन बोलते हैं, बुरी आदत है और है, उनका क्या करना चाहिए, व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, और किसी का भी मन, वचन, कर्म से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यह गांधी जी की क्या थी, अहिंसा थी। यानी कि जब भी अपन कोई लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो अपने को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, अहिंसक मार्ग अपनाना चाहिए। साथ में वो बल देते थे सत्य पर, कि व्यक्ति को कभी क्या नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ गांधी जी हैं वो एक और विशेष एक आंदोलन पर बल देते थे, सत्याग्रह पर। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के लिए क्या करना, आग्रह। जो बुरा हो रहा है समाज के अंदर, या अपन कह सकते हैं किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है, या सरकार की गलत नीतियां हैं और हैं, उनके विरुद्ध अपन क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं। ये सत्याग्रह केवल सरकार प्रशासन के विरुद्ध नहीं कर सकते, अपने समाज में जो बुराइयां हैं और हैं उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, अपन सत्याग्रह कर सकते हैं। यानी कि सत्य के लिए आग्रह, जो सही है उसके साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ डटे रहना, ये किस में आता है, सत्याग्रह के अंदर आता है। और इस सत्याग्रह के रूप में अनेक प्रकार बताएं कि सत्याग्रह किस किस रूप में हो सकता है। तो सत्याग्रह हो सकता है वो अपने असहयोग के रूप में हो सकता है। असहयोग, असहयोग, गांधी जी का असहयोग आंदोलन अपन ने पढ़ा था कि जो भी गलत नीतियां हैं सरकार की या प्रशासन की और की, उनका क्या नहीं करना, सहयोग नहीं करना। अगर अपने समाज की अगर गलत नीतियां हैं, अपने समाज में जो रूढ़िवादिता हैं और हैं, उनका भी क्या नहीं करना, सहयोग नहीं करना। यानी कि बिल्कुल क्या कर देना, मना कर देना, या उसको क्या कर देना, दूर कर देना। लेकिन वो मार्ग कैसा होना चाहिए, सत्य और अहिंसक होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल सत्यता के लिए अपन क्या कर सकते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो सही है उसके लिए क्या कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं। गलत है उसका अपन साथ नहीं देंगे, और जो सही है उसका क्या देंगे, साथ देंगे। तो असहयोग का अर्थ हो गया एक प्रकार से जो अपने समाज के अंदर बुराइयां हैं, प्रशासन की गलत नीतियां हैं, सरकार की गलत नीतियां हैं, उनका क्या करना, असहयोग करना। यानी सरकार कोई गलत नीति
लेकर आ रही है अपने सामने, तो उसमें सरकार का बिल्कुल भी अपने को क्या नहीं करना चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए। तो ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ में गांधी जी ने इस असहयोग को भी कुछ भागों में बांटा था। जैसे अगर अपन देखते हैं तो इसमें हड़ताल की बात आती है, सामाजिक बहिष्कार की बात आती है, धरने की बात आती है, यानी हड़ताल की बात आती है, सामाजिक बहिष्कार की बात आती है, धरने प्रदर्शन की बात आती है। तो अपन अच्छे से जानते हैं हड़ताल किस लिए होती है। जो गलत नीति है और है उनके संबंध में लोग एकजुट होकर सत्य के लिए क्या कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। अपन चारों ओर देखते भी हैं इसके संबंध में अपने समाज के अंदर विभिन्न जो अपन कह सकते हैं जो यूनियन है वो क्या करती हैं, अपने हक और अधिकार के लिए हड़ताल करती है, यानी सही के लिए क्या की जाती है, हड़ताल की जाती है। और अपने समाज के अंदर जो बुराइयां हैं और हैं, कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो प्राचीन समय से ये एक परंपरा चली आ रही है, उस व्यक्ति का क्या कर दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। और साथ में धरने की बात आती है, धरना भी सत्यता के लिए दिया जाता है। अगर जो सत्य बात होती है, अगर सरकार मनमानी कर रही है, प्रशासन मनमाने ढंग से उसको संचालित करने का प्रयास कर रहा है, तो लोग सत्य के लिए उस पे क्या कर सकते हैं, अहिंसक रूप में क्या कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो ये असहयोग के विभिन्न प्रकार हैं, गांधी जी ने बताए थे। हड़ताल है, सामाजिक बहिष्कार है, धरना है, आदि के बारे में। और इसी संबंध में गांधी जी ने एक बात और बताई थी, हिजरत। हिजरत का अर्थ होता है जब व्यक्ति का किसी स्थान विशेष पर अगर उसकी खिल्ली उड़ाई जा रही है या उसको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ पर उसको एक प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति को धारण नहीं करना चाहिए। उसको सहसम्मान वो स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए। यानी जब व्यक्ति का मान सम्मान नहीं होता है तो उस स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, ना ही उसके विरुद्ध कोई हिंसक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। व्यक्ति को सहसम्मान उस स्थान को ही क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और किसी दूसरे स्थान पर वो अपन कह सकते हैं कि जाकर रहने लग जाना उसको चाहिए। या अपन कह सकते हैं हिजरत का सीधा सा अर्थ है जब व्यक्ति का किसी एक स्थान विशेष पर और पर उसका मान सम्मान नहीं हो रहा है, व्यक्ति अकेला है, तो उसको उस स्थान को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। धर्म के संबंध में आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया था। मोहम्मद पैगंबर का जब मक्का मदीना में उस मक्का के अंदर उसका क्या नहीं हुआ था, सम्मान नहीं हुआ था, तो वो कहाँ चला गया था, मदीना चला गया था। तो उस प्रकार से उसका विरोध हो रहा था, एक प्रकार से वो सत्य के लिए लड़ रहा था। तो अगर वहाँ के लोग नहीं समझ नहीं रहे थे तो वहाँ पर उसके अगर उनको समझाना मुश्किल उनको लग रहा था, उसका मान सम्मान वहाँ नहीं हो रहा था, तो बिल्कुल अपने विचारों को लेकर किसी दूसरे स्थान पर चला गया था। तो साधारण अर्थ में अगर अपन देखें तो हिजरत का अर्थ होता है जब व्यक्ति का किसी स्थान विशेष पर मान सम्मान नहीं होता है तो उस व्यक्ति को वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। इसी के साथ दो नाम और आते हैं, एक सविनय अवज्ञा। नाम से स्पष्ट हो रहा है विनम्रता पूर्वक आज्ञा का पालन नहीं करना। अगर सरकार की ओर की गलत नीतियां हैं और हैं, जैसे ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटेन की जो गलत नीतियां थी भारतीयों के प्रति, उसका विनम्रता पूर्वक गांधी जी ने मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था कि इस प्रकार की गलत नीतियों को हम नहीं मानने वाले हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है विनम्रता पूर्वक किसी भी गलत नीति से संबंधित आज्ञा का पालन नहीं करना क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा। इसी के साथ एक नाम और आता है उपवास। गांधी जी हर समय उपवास कर लेते थे, या अपन कह सकते हैं कि अनशन पर बैठ जाते थे। तो ये उपवास है, ये व्यक्ति को एक प्रकार से शारीरिक दृष्टि से भी मजबूत बनाता है, मानसिक दृष्टि से भी मजबूत बनाता है, और सरकार से जो गलत नीतियां हैं उनके विरुद्ध में अपनी जो वाजिब मांग है उसको मनवाने के लिए क्या कर सकता है, वो उपवास भी रख सकता है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अनेक प्रकार के अपने को साधन बताए थे सत्य के लिए चलने, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, या अपने को न्याय
प्राप्त किस प्रकार से हो, या अपने उस जो पवित्र जो साध्य था उस तक किस प्रकार से पहुंचा जाए, उस तक पहुंचने के संबंध में गांधी जी ने अनेक प्रकार से अहिंसक सत्य से संबंधित मार्ग बताए थे। ये अपने को एक एक ध्यान में रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इससे के बाद में गांधी जी के संबंध में जो बातें आएगी वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।